थोड़ा टाइम पे पहुंच जाए करो रे, आराम से जाना है, इसको हिलाते हुए मत। ब्लॉक पीछे, तुम्हारी बोतल्स को इधर साइड में रख दिया करो ना तुम लोग। हटा यहाँ से सब, ये हटा, अपने पास रखो, ये नीचे कहीं पर भी रखो, या तो उधर साइड में रख दिया करो। हाँ, पेपर में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, है क्या किसी क्वेश्चन में डाउट? सही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि पी ब्लॉक हम स्टडी करेंगे पर अब मेटलर्जी के बाद। ठीक है, यहाँ पर इस टॉपिक को हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पर वो लास्ट में कर लेंगे कवर। उससे पहले मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, किसके? हाँ, वो एक साथ ही करवा दूंगा फिर मैं। चलिए हेडिंग डालो, डी और एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी और एफ कैपिटल आएंगे स्मॉल आएंगे? स्मॉल। कल परसों तक आपको इसकी सीट भी मिल जाएगी, डी और एफ ब्लॉक की। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी सीट भी देने वाला हूं। तो लिखने का काम हम इसलिए कर रहे हैं, रीजन समझना। यहाँ पर सीट के थ्रू मैं बढ़ाऊंगा तो ये 2 या 3 दिन में ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि लिखेंगे तो चीजें क्या रहेगी यहाँ पर याद, इसलिए वो लिखने का काम कर रहे हैं। वरना इसकी सीट रेडी है, तैयार है, पर हम लिखेंगे तो चीजें हमें याद रहेगी। अरे इसकी हिंदी मीडियम की बना दी थी क्या उन्होंने सीट? पूछना देखें, डी और एफ ब्लॉक हिंदी मीडियम की भी, हिंदी मीडियम की भी लेके आ। एक बार फोन पे बात कर, किसने बनाई थी ये, उससे पूछ हिंदी मीडियम की बना दी हो तो पेन ड्राइव लिया ना, ठीक है ना? क्या कहानी है इसमें? हाँ भैया, बात करना बंद कर देंगे आपस में। इधर देखो, यहाँ पर सबसे पहले इसमें 2 पार्ट पढ़ने में, यहाँ पर मतलब डी और एफ ब्लॉक पी ब्लॉक के कंपैरिजन में कंटेंट ज्यादा नहीं, इजी, बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, यहाँ पर तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं केवल। पहला पार्ट आएगा प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म, जैसे परमाणु आकार। जब पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा पूरा का पूरा जो आवर्त सारणी बढ़ता तो वही चीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिपीट। आयनन, विभव, गलनांक और क्वथनांक, आयतन और घनत्व, कलर, इस टाइप की प्रॉपर्टीज है। और सेकंड पे आएंगे यहाँ पर इनके कंपाउंड्स। तो केवल 2 कंपाउंड्स है, KMnO4 और K2Cr2O7। अब मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। कुछ को लगता नहीं कि सिलेबस बहुत ज्यादा है 12th का? कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि 12th का सिलेबस ज्यादा है? पुरानी कोई किताब मिल जाए ना आपको, राजस्थान बोर्ड की या CBSE की, वो लेना और उसमें डी और एफ ब्लॉक देखना। ठीक है, यहाँ पर आपके सिलेबस में तो 2 ही कंपाउंड है, KMnO4 और K2Cr2O7। जो मैं सीट दूंगा उसमें कॉपर के भी कंपाउंड है, जिंक के भी है, सिल्वर के भी और मरकरी के भी है। और एक के कम से कम 3 या 4 कंपाउंड है। हर कंपाउंड का GMP, वही 3 चीजें आनी है यहाँ पर, बनाने की विधियां, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। पुराना डी और एफ ब्लॉक देखोगे ना यहाँ पर तो केवल 20% है। और मैं केवल यही बात नहीं कर रहा, आप पुराना सिलेबस उठा के देखना राजस्थान बोर्ड का 7 से 8 साल पहले का। ठीक है, यहाँ पर 50% सिलेबस है आपके पास, जितना 7 से 8 साल पहले राजस्थान बोर्ड की किताबों में होता था या CBSE की बुक में होता था। ये ब्लॉक तो बहुत ज्यादा लेंदी थे। ठीक है, यहाँ पर जब सिलेबस डिजाइन किया गया तो उनको पता था कि आने वाली पीढ़ियों के DNA RNA पहले चेक कर लिए थे उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों के तो ऑलरेडी सिलेबस 50% कम है। बात आ गई क्या समझ में? यहाँ पर तो जिसको भी लगता नहीं कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो ये मतलब प्रयास करना मिल जाए पुरानी किताबें राजस्थान बोर्ड की, तो तुम्हें पता लग जाएगा। यहाँ पर ऑर्गेनिक में केमिकल रिएक्शन बहुत कम है, इधर ब्लॉक्स के अंदर कंपाउंड्स बहुत कम कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कुल मिला के बहुत कम सिलेबस है अगर हम पुराने सिलेबस से कंपेयर करें।
तो ये सिलेबस कम या ज्यादा मत मानो, यहाँ पर केवल इसको सिलेबस मानो। बात आएगी ना, यहाँ पर इसको कम या ज्यादा से कंपैरिजन मत करो, यहाँ पर सिलेबस है जिसको कवर करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कितने स्टूडेंट है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम से कम डी ब्लॉक का तो रेडी है? एक बार हाथ खड़े करो। कोऑर्डिनेशन में ये बोला था कि डी और एफ ब्लॉक तैयार कर लेना भाई। अब सुनो ध्यान से, अब आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम से कम अब रिवाइज कर लेना, जब एस और पी तो होगा ही सही, तो डी ब्लॉक के साथ, और जब एफ ब्लॉक पढ़ाऊं तब एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब कम से कम तैयार कर लेना, टिप्स भी याद हो जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने के लिए एक वो डायग्राम बना रहा हूं जो हमने बनाया था, क्या वही 1s से लेके 7p। ठीक है, हमारी डायग्राम सारी चीजों के आंसर दे देता है, इसलिए बनवा रहा हूं। 4s1 4s2 आगे बोलो, बोलो आगे क्या आएगा? 3D, अरे बोलो तो सही, डायग्राम ही भूल गए क्या? 3D1 से 3D10, आगे 4p1 आ जाए, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 5s बोलते जाओ, देखें 4D1 से करो कंप्लीट, इसको केवल डी ब्लॉक वाला पार्ट कंप्लीट करना है, केवल डी ब्लॉक वाला पार्ट, क्योंकि ये डायग्राम अगर याद है आ जाए तब बात कर लेना। जल्दी से बना लो इस डायग्राम को। और अभी भी बोल रहा हूं, जैसे ये डायग्राम याद नहीं तो इसको तो रिवाइज कर लो भी, ये डायग्राम याद होना जरूरी है। 1s से लेके कौन सा 7p, केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट इसी डायग्राम से किया था, कम से कम ये तो बना लो। आगे बोलो देखें, 6s1 6s2, आगे 4f आता है, पर पहले नियम टूटेगा, पहले 5d1, फिर 4f 1 से लेके 14, फिर 5d2 से, फिर 7s1 7s2, फिर नियम 5f में नहीं जाएगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6d में। 5f में 1 से लेके 14, और वही 6d से 2 से 6d10। आवर्त की अगर मैं बात करूं तो ये आवर्त कौन सा है? चौथा, ये 5, ये 6 और ये 7। वर्ग की बात करें तो ये 1 और 2, और ये 3 से लेके 12। डी ब्लॉक तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोलो भी आंसर। अब ध्यान से सुनो, याद है तो वेरी गुड, अगर भूल भी जाए तो ये, अगर ये डायग्राम याद है तो आपके पास आंसर है। देखो 4s1 4s2, उसके बाद क्या रहा? 3d1, तो ये स्कैंडियम ही तो है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया है? तीसरे कोष में। अब बाह्यतम कोष अगर लिखना है तो केवल क्या लिखना चाहिए? 4s2 ही लिखना चाहिए ना। बाह्यतम कोष का मतलब स्कैंडियम में बाह्यतम कोष कौन सा है? चौथा। पर हमें पता है कि उपांत्य कोष के डी भी लिखे जाते हैं, क्यों? डी ब्लॉक तत्वों में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोष तो लिखते ही हैं, पर साथ के साथ उपांत्य कोष के डी इलेक्ट्रॉन भी लिखे जाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि ये बंध बनाने में भाग लेते हैं। इनका व्यवहार किसके समान होता है? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की तरह। तो अगर हम देखें इसको, मतलब एक बार ध्यान से देखो, भूल भी जाओ तो ये तो दिख रहा है ना, 4s1 4s2, फिर 3d1 से कितना आया? 3d10। अब ये तो हुआ बढ़ने का क्रम, इसको n लिख दें तो ये 3 क्या हो जाएगा? n-1। क्लियर है क्या यहाँ पर? अब ये तो क्या, मैंने क्या बोला कि ये तो बढ़ने का क्रम, लिखने का क्रम क्या होता है? n के बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले क्या आएगा? n-1 d1 to 10 ns में 2। अब यहां पर एक भी आ जाएगा, ये एक किसको बता रहा है?
अपवाद को, क्योंकि ऑब्वियस सिद्धांत याद आ रहा होगा ना, पहले वाला कोष पूरा भर जाए तो आगे जाना होता है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 3d कोष स्टार्ट करना था। तो यहां पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसका पार्ट है? अपवाद का। n का मतलब वही क्या है? बाह्यतम कोष या बोलो आवर्त संख्या। और n-1 का मतलब क्या है? उपांत्य कोष। उपांत्य कोष का मतलब बाह्यतम कोष के जस्ट पीछे वाला। तो अगर भूल भी जाओ तो ये अगर याद है, दिख रहा है ना 5s 4d आ रहा है, 6s 5d आ रहा है, 7s के बाद 6d आ रहा है। उपांत्य कोष के केवल कौन से इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं? d। s और p लिखते हैं क्या? कारण बताई दिया, क्योंकि बंध बनाने में भाग लेते हैं। जल्दी से लिख लो। और ये बिना देखे लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जरूरत है उतना ही बोर्ड पे देखो, और कुल मिला के आज के बाद तो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल रट जाए। रोल नंबर 1 2 कौन है? कल क्यों नहीं है बेटा? कल ही तबीयत खराब हुई, पहले कितने दिन से? 3 4 5 6 7 8 9 कौन है? कल क्यों नहीं है? हाँ कल शनिवार से सही टाइम पे खराब होती बेटा। 10 11 12 13 अंकिता, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 करण, 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 नरसी गुजर, 42 43 44 45 46 कल ही थी या तेरी भी पहले से चल रही थी? हाँ बुधवार से। 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 शिवचंद, हाँ हाथ पैर में खांसी थी? हाँ मास्क हटा के बोला करो रे। हाँ कल क्यों टेस्ट देना जरूरी नहीं था क्या यहाँ पर? हाँ तो मेरे से मिलना इस क्लास के बाद। 60 61 62 63 64 64 सुनील, 65 66 67 68 विक्रम सैनी, 69 70। रेगुलर रहो ठीक है यहाँ पर, और ये बीमार होने वाला मामला थोड़ा कम करो। मेरे को तो बीमारी समझ में कमी आती है कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे याद नहीं आता कि स्कूल टाइम में तो कभी बीमार होने का मुझे कभी याद ही नहीं आता कि कोई मतलब छुट्टी की हो बीमारी की वजह से, ठीक है। यहाँ पर लगभग 20 साल पढ़ाते हुए उसमें से 15 साल मुझे कभी याद नहीं आता कि कोई मैंने छुट्टी ली हो बीमारी की वजह से। स्लिप डिस्क हुई थी 4 से 5 साल पहले, उस समय छुट्टियां ली थी और 15 दिन की ली थी। तो बीमार हो तो ऐसे हो कि 10-15 दिन की लो फिर एक साथ। ये किस्तों में क्या लेते हो तुम लोग? 1-1 2-2। घर वाले भी एक बार तो घबरा जाए कि हो क्या गया इसके, ऐसे हो बीमार। मतलब हर काम करो लिमिट का ही, मतलब लास्ट लेवल तक पहुंचना, फिर चाहे पढ़ाई हो या बीमारी हो। ये 1-1 2 दिन में बीमार होकर वापस आ जाते हो, ठीक है। यहाँ पर तो ये 1-1 2 दिन की बीमारियों को खत्म करो, रेगुलर रहो। चलो देखो यहाँ पर देख लिया सबने। चलिए अब देखो यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों का क्या नाम है? संक्रमण तत्व। देखो जल्दी से, डी ब्लॉक तत्वों को, वो लाइन तो याद है ना, डी ब्लॉक तत्व की एक परिभाषा तो कौन सी है? ब्लॉक वाइज।
जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, डी कोष। वो पता है तो हम सीधे आ जाते हैं, लिखो डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्योंकि इनके गुणधर्म एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। क्योंकि इनके गुणधर्म एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। कैसे, बाएं से दाएं जाने पर समझो यहां पर आकार क्या होता है, घटता है, या आईपी बढ़ेगा, तो हमेशा इनकी प्रॉपर्टीज तो बीच में मिलेगी ना। आईपी बढ़ा तो एस से ज्यादा, पी से कम, आकार घटा तो एस से कम, ठीक है, यहां पर पी से ज्यादा, पर हमेशा गुणधर्म किस में आएंगे, बीच में आने वाले हैं। क्लियर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक, कैडमियम और एचजी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? ये सब पीटी में मैंने शायद करवा तो रखा होगा, याद है क्या किसी को? जिंक, कैडमियम व एचजी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? बोलो। रिक्त डी कक्षक किसमें? आंसर के लगभग करीब है, पर थोड़ा सा मामला, रिक्त डी तो किसी में नहीं मिलेगा। D1 से आप कहां तक जा रहे हो, D10 तक, तो रिक्त डी तो किसी में नहीं है। और कोई बताएगा क्या? डी कक्षक के डी उपकोष पूर्ण भरे होते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या है, जिन तत्वों में, लिखो सॉल्यूशन इसका, परमाणविक या आयनिक अवस्था में, जिन तत्वों में परमाणविक या आयनिक अवस्था में, आयनिक अवस्था में डी उपकोष पूर्ण भरा नहीं होता है या अपूर्ण होता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख लो, पूर्ण भरा नहीं होता है या अपूर्ण होता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे जिंक, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d10 4s2। अब परमाणविक अवस्था में भी डी पूरा भरा हुआ है, जिंक केवल 2+ बनाता है, ठीक है। यहां पर उस केस में कितना जाएगा, 3d10, तो डी अभी भी भरा हुआ है, जिंक 3+ बनाता ही नहीं, ठीक है। यहां पर कॉपर के केस में चलें तो डाउट आ सकता है कि सर कॉपर में भी तो डी भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है, पर मैंने दोनों लिखवाया है, परमाणविक या आयनिक अवस्था। इवन कॉपर +1 में भी क्या मिलेगा, 3d10, पर कॉपर 2+ में क्या मिल जाएगा, एक तो ऐसी कंडीशन आ गई ना जहां पर डी कंप्लीट भरा हुआ नहीं, इसलिए कॉपर किस में काउंट हो जाएगा, संक्रमण तत्वों में। क्लियर है क्या यहां पर? और कैडमियम एचजी में वही D10 वाली कहानी मिलेगी। तो एक चीज का और आंसर दे दो कि अगर ये संक्रमण तत्व नहीं तो फिर ये तीनों किसमें शामिल होंगे? किसी को कोई नाम याद आ रहा हो तो? प्रतिनिधि तत्व। इसकी परिभाषा पीरियोडिक टेबल में लास्ट में डेफिनेशन ही पढ़ाई थी, वहां थी प्रतिनिधि तत्व क्या होता है, एस और पी ब्लॉक के तत्व उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर, जिनमें आंतरिक कोष तो क्या होंगे, पूरे भरे हुए, और बाह्यतम कोष क्या होंगे, अपूर्ण। अरे S1 से तो स्टार्ट करते हो, एस ब्लॉक, S1 S2 और फिर P1 से P5, P6 क्यों हटाना पड़ा, P6 का मतलब बाह्यतम कोष क्या हो जाएगा, पूर्ण भरा हुआ, ठीक है। यहां पर
तो यहां पर अगर हम देखें जिंक में तो उपांत आंतरिक कोष तो पूरे भरे हुए हैं। 4s2 का मतलब क्या हुआ, s पूरा बराबर 4p 4d और 4f तो खाली है ना, अरे चौथा कोष आ गया ना यहाँ पर, तो आगे तो खाली मिलेंगे सही। इस वजह से ये किसमें शामिल हो जाएंगे, किसकी परिभाषा में शामिल हो जाएंगे, प्रतिनिधि तत्वों की। और कुछ नहीं करना होगा, अगर आपको प्रतिनिधि तत्व समझ में नहीं आ रहा तो 1 मिनट लगेगा, जाके पीरियोडिक टेबल में डेफिनेशन देख लो, और ये नहीं फिर सारी डेफिनेशन देख लो वहां पर, प्रतिनिधि तत्व, प्रारूपिक तत्व, याद आ रहा है क्या, विकर्ण संबंध, सेतु तत्व, तो सारे डेफिनेशन एक बार देख ले। क्लियर, लिख लो जल्दी से। हाँ क्लियर, रिटर्न। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, ये संक्रमण तत्व वाला हो ही गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले पार्ट पर। तो याद है ना, संक्रमण तत्वों को कितनी सीरीज में डिवाइड किया गया है, 4 सीरीज। कौन कौन सी बोलू, 3D सीरीज, डायग्राम याद है, पता लग रहा है, 4D 5D और 6D। अब ये काम आपको ही करना, बस मैं वो जगह खाली छुड़वा दूंगा टेबल बनवा के, ठीक है यहाँ पर। और ये बिना देखे लिखना, रट जाए मतलब एलिमेंट्स, टीसी आते ही याद आ जाना चाहिए। काम देख देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाम याद आना।
तत्व के सिंबल से नाम याद आ जाएगा तो आप पहुंच जाओगे, उसकी जगह भी पहुंच जाओगे। फिर ट्रिक तो पता ही यहां पर, जैसे टीसी का क्या नाम है, टेक्नीशियम। इतना नाम भी याद आ गया ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ 4D सीरीज में ही यारी जरा निभा मौत तक। ठीक है, यहां पर RH नाम इसका रोडियम, नाम तुरंत आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मुझे आता है तो मुझे एलिमेंट का सिंबल देखते नाम आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद। Ni निकल, तो अपने आप ही देख लो कि आपको सिंबल से नाम पता हो जाना चाहिए, फिर सीरीज में कहां पर हो पहचान ही लेंगे। और उसके बाद तो ट्रिक का रोल है यहां पर। तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट 3D सीरीज, और क्या नाम है इसका, प्रथम संक्रमण श्रृंखला। 3D सीरीज या प्रथम संक्रमण श्रृंखला। पहला और आखिरी तत्व बताओ, ज्यादातर को तो पता है, स्कैंडियम और जिंक। परमाणु क्रमांक बताओ। इसके लिए आप कैल्शियम याद रखना, डी ब्लॉक में अगर किसी का परमाणु क्रमांक पता करना तो मुझे केवल कैल्शियम याद रखना है। ठीक है, यहां पर इसे के बाद आएगा 21 और एक एक करके बढ़ा रहे हैं तो 23। आवर्त कौन सा है, 4, वर्ग 3 से 12। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी सीरीज का, अरे 3D सीरीज है ना, 3D 1 to 10, 4s 1 और 2। अब आ जाते हैं वो टेबल जो बनानी है हमें, तत्व लिखने हैं जो। पहले में क्या है, क्या परमाणु क्रमांक, फिर एलिमेंट का सिंबल आएगा, नाम वाला कॉलम बड़ा छोड़ना, ये कॉलम सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद ट्रिक, और लास्ट में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्या करना है सुन लो, कुछ नहीं करना, केवल नंबर लिख देना 21 से लेके 30 और कुछ नहीं करना। कई लोग लिखने लग जाते हैं, मत लिखना कि अभी सॉल्व करना, अभी सॉल्व करना ही नहीं है। 21 से 30 लिख लो जल्दी से, नंबर पूरे लिख लेना। नीचे नीचे लिखोगे अपवाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोलो क्रोमियम एंड कॉपर। मैंने शायद आपको 12th में भी वो 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया था क्या ऐड, ऐप पर हो गया था ना, यहां पर जिसको देखना वहां से देख सकता है। चले आगे, हर में यही टेबल इसी टाइप से बननी है। हाँ 4D श्रृंखला या बोलो द्वितीय संक्रमण श्रृंखला। पहला और आखिरी तत्व बताओ, इट्रियम और कैडमियम। अब कैल्शियम का कितना, 20, स्कैंडियम का 21, 21 और 18 39, और 38 इससे पहले वाले का 38 होगा, उसमें 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 48। एक एक करके तो बढ़ाना है। आवर्त कौन सा होगा, 5, वर्ग 3 से 12। इसके अलावा वही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दो, 4D 1 to 10, 5s 1 and 2। वापिस सेम तरीके से टेबल बना दो, परमाणु क्रमांक, तत्व, नाम, ट्रिक। ट्रिक तो याद है ना सबको, यारी जरा निभा मौत तक रुके राह पड़े आग में कूदना। 39 से लेके 48 तक लिख दो। नीचे वही अपवाद, पर यहां क्योंकि ज्यादा है इसलिए एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। याद है किसी को, बोलो कहां से कहां तक, बोलो नायोबियम से सिल्वर तक, टीसी के अलावा, और पैलेडियम सुपर अपवाद।
ये नंबर लिखने के बाद। चलें आगे। मैं अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेगुलर पूछता रहूंगा इस टॉपिक में, और बिना कुछ लिखे खड़े होके डायरेक्ट आंसर देना है। इतना याद, इस लेवल तक याद करना है इसको। चलें अब तो नेक्स्ट लिखो 5D सीरीज या तृतीय संक्रमण श्रृंखला। 5D सीरीज अथवा तृतीय संक्रमण श्रृंखला। अब आते हैं पहला तत्व, बताओ। लेंथेनम, ला हाफ टमाटर पिट वाऊंगा HG। अब ध्यान से देखना भाई, आंसर कैसे दे रहा हूं उसको सुनना। कैल्शियम का 20 है, स्केनियम का 21, इसके नीचे इट्रियम, तो 21 और 18 39, 39 और 18 बोलो 57। इससे पहले 56 है, 56 में कितने जोड़ने बताओ? 24, 14 तो F वाले और 10 E वाले, 56 में 24 जोड़ू 80 आ जाएगा। आवर्त कौन सा हुआ? बोलते जाओ 6, और वर्ग वही 3 से 12। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 5D 1 to 10, 6S 1 and 2। सेम टेबल बनाओ। परमाणु क्रमांक, तत्व, नेम, ट्रिक्स और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 57 के बाद हमें क्या लिखना है? लेंथेनॉइड्स। तो इसको लिखेंगे कैसे? 58 से लेके 71 तक, ये 14 आ गए आपके पास। 4F 1 से लेके 14, जिनका नाम क्या है? लेंथेनॉइड्स। पहला तत्व याद है क्या किसी को? सिर पर लाजवाब हूं, ठीक। यहां पर तो ये अलग से लिख देना। तो 57 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो डायरेक्ट कौन सा आएगा बोलो? 72। और कहां तक लिखना है? 80 तक। तो ले, और इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देना, 2 या 3 लाइन जितने में भी आएगी। लेंथेनॉइड्स 4F सीरीज, 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 58 से लेके 71 तक। आगे काम अपना वही रेगुलर करना ही है। अपवाद याद है क्या इसके? बोलो। है प्लेटिनम और गोल्ड। चलें आगे। लास्ट सीरीज रह गई 6D सीरीज या फोर्थ चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला। पहला और आखिरी तत्व बताओ भाई। एसी रफ्तार, एक्टिनियम, कॉपर, नीसियम। सी है नहीं। अब तरीका वही है, 57 में कितने जोड़ोगे? 32। लेंथेनम 32 जोड़ दिया। इससे पहले 88 है, 88 में 24 जोड़ो, 88 में 24, 112। आवर्त कौन सा है? 7, वर्ग 3 से 12। जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आंसर दे दो। 6D सीरीज है, 6D 1 to 10, 7S 1 and 2। चलिए स्टार्ट करो, वापस वही बनाओ। परमाणु क्रमांक, फिर तत्व, नेम, ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
चलें आगे। अब इसमें वही यहां भी ध्यान रखना है, 89 के बाद क्या आएगा बताओ? 90 से लेके 103 एक्टिनॉइड्स, 5F सीरीज 1 to 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ने। यहां बताओ पहला और आखिरी तत्व। तांगा याद आ गया क्या? तांगे पे। और लास्ट वाला कौन सा है? लॉरेंसियम। गिफ्ट पैक कर देना इसको भी। और अब 104 से लेके 112 अपवाद कौन कौन है इसमें बताओ? Rg रॉन्टगेनियम, एक ही अपवाद है रॉन्टगेनियम Rg। ऐसी रफ्तार बोलो ट्रिक एक बार इसकी, दोबारा देखो मौत हंसो मत, दौसा की रेलगाड़ी चली। क्लियर है यहां पर? तो ये वर्क कल कंप्लीट हो ही जाए, ठीक है यहां पर। अब लिखो आप यहां पर, हेडिंग तो हमने एक बार डाल दी थी क्या? तत्वों के गुणधर्म नहीं डाली ना भी। तो मैंने बोला था कि डी ब्लॉक दो पार्ट में डिवाइड है, गुणधर्म और कंपाउंड्स। तो लिखो डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म, इनकी प्रॉपर्टीज। सुरेंद्र आ जाए तो मेरे पास भेज देना एक बार। डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म। फर्स्ट लिखो, जो जो गुणधर्म हम पढ़ने एक बार लिख लेते हैं उनको। परमाणविक आकार अथवा त्रिज्या, पूरा का पूरा पीटी में पढ़ चुके, उसी को रिपीट करवाने वाला हूं। दूसरा परमाणविक आयतन व घनत्व, थर्ड एमपी एंड बीपी, और डेल्टा एच ए। यहां पर एक नाम दिया गया इसलिए लिख लो इसको भी, परमाणविक परमाणविकरण। इसकी हिंदी में गड़बड़ हो रहा मामला, तो इसकी हिंदी देखनी पड़ेगी भी। सर नाम इसका कणन एंथैल्पी है। नेक्स्ट आईपी या आईई, ऑक्सीकरण अवस्था, ओएस। 6 पे इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट। धात्विक गुणधर्म, उत्प्रेरकीय गुणधर्म, संकुल यौगिकों का निर्माण, रंगीन यौगिकों का निर्माण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, और 13 मिश्र धातु का निर्माण। यहां पर कणन एंथैल्पी, कणन एंथैल्पी,
क्लियर सबने? नेक्स्ट लिखो एफ ब्लॉक तत्व। फर्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणविक त्रिज्या या आकार, भौतिक अवस्था, घनत्व, रंग, आईपी, अपचायक प्रकृति, विद्युत ध्वनि गुणधर्म, और लैंथेनॉइड्स की रासायनिक अभिक्रिया। देखो जल्दी से, इसमें भी काम करते हैं, यहाँ लिख देना लैंथेनॉइड्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम दो सीरीज में डिवाइड करते हैं ना, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो यहां लिख देना ये लैंथेनॉइड्स के लिए है। फिर आ जाओ एन, एक्टिनॉइड्स में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑक्सीकरण अवस्था है, परमाणिक एवं आयनिक आकार, आईपी, और लास्ट में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की तुलना। लैंथेनॉइड्स तो लिख लेना सबने।
नेक्स्ट लिखो, डी ब्लॉक तत्वों के यौगिक। लास्ट है ये। KMnO4 और K2Cr2O7, ये तो सिलेबस में है, ठीक है ना। यहां पर और यहां लिख लो Ag कॉपर जिंक चलिए लिख लिया सबने। अब आप दोबारा से हेडिंग डाल दो, संक्रमण या डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म। और पहला गुणधर्म लिखो, परमाणु आकार अथवा त्रिज्या। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म। और पहला गुणधर्म कौन सा पढ़ रहे हैं हम? होगी बात मेरी मोइन से? सुरेंद्र, उस सीट का क्या हुआ? सीट हिंदी मीडियम की सीट भी बनानी है, शायद नहीं बनाई ना अभी तक, डी ब्लॉक की बना दी। चलिए देखिए यहां पर अब इसको, अब पीरियोडिक टेबल जितना हम रिवाइज कर सके। सबसे पहले आवर्त में आते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर याद है क्या आकार में क्या चेंज आएगा? बोलो। इसके लिए 3D सीरीज के मेंबर्स लिखने और एक ही लाइन में आने चाहिए। वो वही सचिन तेंदुलकर ने विराट की कार मांग कर फील्डिंग की, कोहली ने कप जीता। अब याद आ जाए तो बताओ। देखें, पहले कमी, बीच वाले तत्वों में नियत, अगर याद आ रहा हो तो, और लास्ट में जाने पर आर में क्या होगी? वृद्धि। कारण याद आ रहा है क्या इसका? बोलो। Z प्रभावी सिग्मा से क्या होगा? ज्यादा। Z प्रभावी किसके बराबर होगा? R के, मतलब सिग्मा के, सॉरी। और लास्ट में Z प्रभावी से ज्यादा क्या हो जाएगा? सिग्मा। एज इट इज लिखवाया हुआ है 11th में, लिख लो।
मैं एक बार वैल्यूज लिख देता हूँ, ये मेटेलिक रेडियस की 164 पिकोमीटर, केवल समझने के लिए। ज़्यादा वैल्यूज जहाँ भी लिखते हैं वो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। और इसकी 137, ये 128। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं जनरल बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, जनरल केस में बात करें यहाँ पर, क्योंकि 164 से आप कहां पहुंच गए, 137। ठीक है यहाँ पर। अब डिक्रीज होने का कारण क्या है, ओवरऑल देखिए तो बहुत ज्यादा डीपली आंसर है कि मिड में कांस्टेंट है, फिर कमी और लास्ट में वृद्धि। जनरल केस में देखें तो बाएं से दाएं जाने पर आर में क्या आ रही है, कमी, और ये कमी भी बहुत धीरे धीरे होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना पर धीरे धीरे का क्या मतलब है, एस और पी ब्लॉक की तुलना में आर में जो कमी है बहुत कम है। जैसे वहां पर मान लेते हैं यहाँ पर 20 से मान पास वाले तत्व का कितना गया, 12 या 13, तो कितने का अंतर आ गया, 7 या 8 का। यहाँ 20 से केवल कहां जाओगे, 18 पे जाओगे, केवल घटा पर केवल कितना घटा, 2 का। तो कमी भी होती है बहुत धीरे धीरे होती है। अब 1 बाय 1 चीजों को लेते हैं कि सबसे पहले कमी होने का कारण क्या है, तो बहुत सिंपल है, डी इलेक्ट्रॉन्स की दुर्बल, पर ये शब्द बार बार आएगा, परिरक्षण क्षमता। परिरक्षण क्षमता क्या होती है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन किसको बचाते हैं, याद है लाइन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को किससे, नाभिक के आकर्षण बल से। इसको हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण। और इस परिरक्षण की वजह से जितना नाभिक के आकर्षण बल लगना चाहिए उतना नहीं लगता है, घट जाता है, और घट के जितना एक्चुअल में रह गया उसी को हम क्या बोलते हैं, जेड प्रभावी। ठीक है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, दुर्बल परिरक्षण लगेगा तो जेड प्रभावी धीरे धीरे बढ़ेगा। क्लियर यहाँ पर, इसलिए आकार में धीरे धीरे कमी आती है। पहली बात तो ये। एक चीज अजीब है कि लास्ट में जाने पर सिग्मा क्यों बढ़ा, ये मैंने आपको 11th में बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूं कि सिग्मा का संबंध होता है अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण से। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, जो तो करते हैं, ये सेम चार्ज है तो। ठीक है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण का मीनिंग किससे होता है, दोनों की रिश्ते। ठीक है यहाँ पर, अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण किससे संबंधित होता है, सिग्मा से। अब इसको समझना, जैसे ये नाभिक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी एक दूसरे को धक्का देंगे तो क्या होगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। जब आप त्रिज्या निकालोगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, मैं नाभिक और किसको देखूंगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। तो इस वजह से आकार कम हुआ या ज्यादा हुआ, ज्यादा। ठीक है यहाँ पर, तो अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण यहाँ क्या मिलेगा, अधिकतम। ध्यान से समझते जाना, क्योंकि एक डाउट आता है कि आकार तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। जब आप एक एक करके डी इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, लास्ट में जाते जाते तो D10 हो जाएगा ना, तो दुर्बल प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा लगेगा, आकार में बहुत ज्यादा क्या नहीं चाहिए यहाँ पर, कमी। उसी को समझाने के लिए यहाँ पर अलग से बता रहा हूँ कि अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिकतम है, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। डी उपकोष में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। अब समझो उपकोष या कक्षा क्या होते हैं, जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 हुए, 3 हुए, तो समान जगह पर जब आप पूरे अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो प्रतिकर्षण कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा। अरे D10 के केस में अधिकतम होगा या D1 में होगा, आप खुद ही कंपेयर कर लो। D10 के केस में तो ये D10 की वजह से अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिकतम होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि। इसलिए कॉपर से जिंक में जाने पर वृद्धि हो जाती है, बाएं से दाएं जाने पर जनरली वही क्या है, यहाँ पर कमी, पर ये कमी बहुत धीरे धीरे होती है। किसकी तुलना में, एस और पी ब्लॉक की तुलना में। और डिटेल में जाएं तो ये आंसर, पहले कमी, बीच में लगभग, नियत, और लास्ट में वृद्धि। बोलो कोई डाउट है क्या किसी को, एक लाइन और खींच देना आयनिक त्रिज्या के लिए। ये तो जब मैं आर लिख रहा हूं तो ये पता कौन सी त्रिज्या है, बोलो, धात्विक। परमाणविक तो बोलेंगे इसे, पर उस परमाणविक में भी कौन सी है, धात्विक, क्योंकि धातुओं में कौन, याद है क्या, त्रिज्याओं के प्रकार, सहसंयोजी बंध है तो सहसंयोजी त्रिज्या, आयनिक बंध है तो, और कौन सी, धात्विक बंध है तो ये धात्विक त्रिज्या की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ आयनिक त्रिज्या। इसको आर आई से लिख रहा हूं मैं, और ये M2+ के लिए ले रहे हैं हम, सभी पे चार्ज समान लेके चल रहे हैं। आर आई का मतलब समझ गए ना, आयोनिक। हाँ, कमी या वृद्धि, तो जनरल आंसर तो वही है, क्या होगी, कमी। परमाणविक या धात्विक त्रिज्या की तरह आयनिक त्रिज्या में भी क्या होगी, कमी होगी।
अब सुनना ध्यान से, जो 3D सीरीज में हमने पढ़ा वही सेम आंसर किसके लिए है, 4D, और वही किसके लिए 5D। 6D सीरीज जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, रीजन क्योंकि उसमें ज्यादातर वही क्या, रेडियो एक्टिव। तो जनरली जो हम डिस्कशन करेंगे ना वो केवल 3D सीरीज, 4D और 5D। चले आगे, वर्ग याद आई क्या होगा बताओ, वर्ग के लिए क्या आंसर है, थ्री डी से 4D और 4D से 5D, बोलते जाओ, ये तो याद होना चाहिए। 3D से 4D में जाने पर क्यों कि कोस बढ़ता है, 4D से 5D बोलो, इस नियत होने का कारण लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। क्या होता है लेंथेनॉइड संकुचन, 4f इलेक्ट्रॉन्स की दुर्बल परिरक्षण क्षमता। दुर्बल परिरक्षण क्षमता लगी तो Z प्रभावी क्या होगा, बढ़ेगा। जब भी दुर्बल परिरक्षण होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की उतनी रक्षा नहीं हो पाएगी, तो Z प्रभावी बढ़ेगा और आकार में क्या होगा, संकुचन। मैं इसको थोड़ा सा पीटी में वैसे डिटेल में समझाया था, फिर भी एक बार समझा देता हूं कि संकुचन किस टाइप से हो रहा है और क्यों हो रहा है। ध्यान से देखो, 4D वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिरकोनियम, और 5D में ले लेते हैं ला हाफ टमाटर, तो HF। ठीक है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक है 40 और इसका कितना है 71 के बाद तो 72। जिरकोनियम में कितने कोर्स है बताओ, 1 2 3 बोलते जाओ, 4 और 5। और हेफनियम में कितने हैं, 6। अरे 5D का है तो अपने आप ही कोर्स कितने होंगे, 6 होंगे ना। आवर्त छठा है, 1 2 3 4, बनाना डायग्राम ऐसे कि 5 तक दोनों बराबर आ जाएं, मेरे में कुछ गड़बड़ हल्की सी, और ये 6। ठीक है, यहाँ पर अब बताओ आकार बड़ा किसका होना चाहिए था, छठे कोष वाले का। अरे जिसमें 6 कोष है, पर अगर आकार बराबर ही तो गणितीय मान है ना, इसका मतलब छठा कोष सिकुड़ के किसके पास आ गया। तो उसी का कारण बता रहे कि आकार में संकुचन क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ 14 एक्स्ट्रा क्या भर रहे हो, F इलेक्ट्रॉन। 14 F इलेक्ट्रॉन जब हम भर रहे हैं तो 14 प्रोटॉन भी तो भर रहे हो, जितने इलेक्ट्रॉन भरोगे उतने क्या भरोगे, प्रोटॉन। Z प्रभावी क्या होता है, बोलते जाओ फटाफट, Z माइनस सिग्मा। अगर यहाँ 14 F इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर तो 14 प्रोटॉन भी नहीं होते। 14 F इलेक्ट्रॉन भरे तो 14 प्रोटॉन जब भरे तो बताओ Z कितना बढ़ा, 14 से बढ़ गया, क्योंकि हर प्रोटॉन के लिए Z का मान कितना होता है, 1। पर जब मैं बोलूँ ये दुर्बल परिरक्षण, तो ये समझो सिग्मा 14 नहीं है, सिग्मा कितना है, 6 ही मान के चलते हैं समझने के लिए। तो बताओ Z प्रभावी कितना बढ़ा, 8 से बढ़ गया। अगर सिग्मा का मान भी 14 होता तो Z प्रभावी बढ़ता ही नहीं। अरे तो गणितीय मान है ना, हमने याद करो पीटी में तो कैलकुलेशन की हुई है। वर्ग में नीचे जाने पर याद है Z प्रभावी क्या रहता है, नियत। पर मैंने आपको एक लाइन और लिखवाई थी कि डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक के भारी तत्वों में Z प्रभावी नियत नहीं रहता, क्या होता है, बढ़ जाता है। किसके कारण, डी और F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण के कारण। तो सीधी सी बात है, Z प्रभावी जहां नियत आ रहा वहां नियत क्यों आ रहा था, क्योंकि वहां जितना Z बढ़ रहा था उतना ही क्या बढ़ रहा था, सिग्मा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर सिग्मा कम बढ़ेगा तो Z प्रभावी बढ़ जाएगा, और सिग्मा ज्यादा होगा तो घट जाएगा। सारी चीजें हो सकती है। लास्ट केस में वहां देखा था ना भी Z प्रभावी लेस देन क्या था, सिग्मा। तो ये तो डिपेंड करता है यहाँ पर कि वैल्यू क्या है क्या नहीं है। बात आ गई क्या सबकी समझ में। तो इस वजह से यहाँ पर ये 4D और 5D का आकार क्या हो जाता है, बराबर। अगर इच्छा हो तो डायग्राम बना सकते हो। फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, इसको सॉल्व करके लाना। आर का क्रम पता करके लाना है, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। पहला क्वेश्चन ये है, फिर टाइटेनियम, जिरकोनियम और हेफनियम करके क्या लाना, करी दो इसको भी साथ के साथ। चलिए
हाँ बताओ इसका तो आंसर बढ़ेगा। इवन देखो यहाँ पर 4D और 5D का बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि लेंथेनम में लेंथेनॉइड संकुचन क्या है? अनुपस्थित। अरे लेंथेनम के बाद बना स्टार्ट करते ना एफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा तत्व है? 5D1। 5D1 के बाद क्या आता है? 4F, वही 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर यह आंसर बोलो। ये तो अभी लिखा ही है सामने। सिरकोनियम और एफनियम का क्या हो जाएगा? बराबर। नेक्स्ट लिखो। संक्रमण तत्वों के आकार एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। संक्रमण तत्वों के आकार एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। ये तो मैंने लिखवाया था कि इस वजह से संक्रमण तत्व नाम भी दिया गया इनको। एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। नहीं लिखा क्या अभी तक? ये लिखने का काम तो पुराना है। सेकंड लाइन, संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं, संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं समान आवर्त के, संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं समान आवर्त के एस व पी ब्लॉक तत्वों से छोटी होती है। अब यहां एक डाउट आ सकता है कि यहां पर दोनों तरफ से छोटा बता दिया हमने। एस व पी ब्लॉक तत्वों से छोटी होती है। कारण बताओ इसका। एस से तो छोटा होना चाहिए था, पर पी से तो बड़ा होना चाहिए ना। तो पी से तो क्या होना चाहिए? बड़ा। और हमने पी से भी छोटा बता दिया। क्यों? बात यहां पर हो रही है आयनिक त्रिज्या की। तो इसका आंसर देखो क्या है। डी ब्लॉक की धातु धनायन बनाएंगे या ऋणायन बनाएंगे? धनायन। और पी ब्लॉक के क्या बनाएंगे? ऋणायन। ऋणायन बनने की वजह से उनके आकार तो बढ़ेंगे, परमाणु से आकार क्या होंगे? बढ़ेंगे, और इनके घटेंगे। बात आ गई क्या समझ में? कारण क्या लिखोगे? क्योंकि डी ब्लॉक के धातु धनायन बनाते हैं। जब आप आयनिक त्रिज्या की बात करें, इसका मतलब या तो प्लस माइनस ही तो बनाओगे, या तो प्लस बनाओगे या माइनस। क्योंकि डी क्या लिखा हमने? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व धनायन बनाते हैं, जबकि पी ब्लॉक के तत्व ऋणायन। तो ऋणायन का आकार धनायन से क्या होगा? ज्यादा। डी ब्लॉक के तत्व धनायन बनाते हैं, जबकि पी ब्लॉक के तत्व ऋणायन। धातु होती है ना पी ब्लॉक में ज्यादातर। सेकंड गुणधर्म कौन सा है? बोलो। परमाण्विक आयतन देखो। आप समझना इसको ध्यान से, बहुत इजीली इसको हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आयतन और आकार में क्या संबंध है? सीधे समानुपाती। क्योंकि परमाणु की आकृति क्या होती है? गोलाकार। 4/3 पाई आर क्यूब। आर ही तो चेंज है इसमें। तो आयतन और आकार में क्या संबंध हुआ? और आयतन और घनत्व में क्या संबंध हुआ? तो इधर देखो, यहां पर आवर्त में क्या आंसर है। अब इसको लिखना कैसे है? जैसे 3D सीरीज में सारे मेंबर नहीं लिखेंगे हम। स्कैंडियम लिख दिया, लास्ट में कॉपर और जिंक लिख दो। बताओ आयतन के लिए क्या आंसर आएगा? बोलो। आकार घट रहा तो आयतन में भी क्या होगी? कमी। कॉपर और जिंक में याद है क्या होता है? बढ़ेगा, क्योंकि आकार भी हमने बढ़ाया था। याद आ गया क्या? कॉपर से जिंक में जाने पर आकार में क्या होती है? वृद्धि। तो यहां आयतन भी बढ़ जाएगा। क्लियर सबके? घनत्व में बताओ आंसर। घनत्व में वृद्धि, और लास्ट में आने पर यहां कमी। तो मुझे आयतन या घनत्व को अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
लिख लिया सबने? वर्ग के लिए बताओ आंसर। वर्ग में नीचे जाने पर क्या होगा? बोलो भाई। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद आ रहा हो, एस ब्लॉक के, मैं स्पेशली एस ब्लॉक के केस में लिखवाया था, वर्ग में नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। अपवाद भी लिखवाए थे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पर घनत्व क्यों बढ़ता है? क्योंकि डी बराबर मास अपॉन क्या हुआ? वॉल्यूम। नीचे जाने पर आयतन भी बढ़ रहा है। अगर आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा? घनत्व क्या होना चाहिए? कम। पर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो लाइन पढ़ लेना, वहां पर ये लिखिए कि द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि किससे ज्यादा होती है? आयतन में होने वाली वृद्धि से। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो घनत्व बढ़ेगा। तो यहां भी वही आंसर है, 3D से 4D में बढ़ेगा और 4D से 5D तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके आकार तो बराबर है। ठीक है ना, यहाँ पर 4D और 5D के तो आकार ही बराबर और भार लगातार बढ़ ही रहा है, इसलिए घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें सर्वाधिक घनत्व। ऑस्मियम और इरिडियम थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, बराबर भी लिख सकते हो दोनों का। ठीक है, यहाँ पर केवल 0.1 का डिफरेंस होता है दोनों में। सर्वाधिक घनत्व किसका है? ऑस्मियम या इरिडियम। दोनों में कंपैरिजन आ जाए तो फिर किसका ज्यादा ले लेंगे? इरिडियम का, क्योंकि वो 0.1 ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखो कौन सा है, थर्ड, गलनांक और क्वथनांक। बताओ गलनांक और क्वथनांक में फॉर्मूला पहले तो कौन सा काम में लेंगे? बोलो। गलनांक क्वथनांक सीधे समानुपाती नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अब इसको समझो। गलनांक और क्वथनांक के लिए जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो हर जगह लागू होगा, उसको हमेशा याद रखना। कोई वो फॉर्मूला बताने वाला है क्या? ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, बाकी के चेंज होते रहेंगे। पदार्थ के अवयवी कणों, अवयवी कणों का मतलब जिन कणों से मिलकर वो बना है। ये परमाणु भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं, या अणु भी हो सकते हैं। अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बलों के सामर्थ्य पर। ये फॉर्मूला कभी चेंज होने वाला नहीं। अब सुना ध्यान से, वहां पी ब्लॉक में मैंने भार क्यों बताया था, इसलिए गड़बड़ मत करना। अब आगे गड़बड़ मत करना। वहां अणु मिलते हैं, अणुओं के बीच में वॉन डर वाल बल लगता है, और वॉन डर वाल बल के लिए हमने क्या यूज में लिया था? भार। हालांकि ये भी समझा था कि भार का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसका था? आकार का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या था। पर भार बढ़ेगा तो ये दोनों बढ़ेंगे, इसलिए वहां एमपीवीबी सीधे समानुपाती भार आ गया था। पर आप समझो ध्यान से, क्योंकि वहां वॉन डर वाल फोर्स लग रहा है किसके बीच में? तत्वों के से जो पदार्थ बन रहे हैं उनमें जो अणु है उनके बीच में। यहां पर भी वॉन डर वाल फोर्स लगेगा जो अवयवी कण है। बोलो फटाफट जल्दी से। अरे यहाँ अवयवी कण कौन पहले तो बताओ? परमाणु। और इन परमाणु के बीच में कौन सा बल है? धात्विक। अरे धातुओं में धात्विक बंधी तो होगा, और धात्विक बंध में क्या मिलेंगे? धातु के परमाणु। बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? धात्विक बंध के सामर्थ्य पर। धात्विक बंध का सामर्थ्य हम कैसे पता करते हैं? बोलो भाई। इसके लिए साइड में आप लिख लो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अभी ये मॉडल देखी हुई है क्या? याद आ रहा है क्या ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल? पढ़ा था नहीं पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में? है नहीं पढ़ा ना? कोई बात नहीं, यहां देख लो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन सी, मैं जो बता रहा हूं 1 मिनट में बता दूंगा क्या चीज है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के हिसाब से ध्यान से पहले तो समझना ध्यान से, धातुएं क्या होती है? ठोस। धातुएं ठोस होती है और परमाणु मिलेंगे। परमाणु एक दूसरे को टच करते हुए क्या होंगे? अरेंज। समझाया था ना? जैसे टेनिस बॉल जमा दे रूम में पूरा भर के, तो किसी ठोस के स्ट्रक्चर और सॉलिड अब स्टार्ट हो गया होने वाला ही, तो अब समझ में आ जाएगी सारी चीजें। अब सुनना ध्यान से, इस मॉडल के अनुसार धातु परमाणु 2 भागों में विभाजित होता है। कोई भी धातु परमाणु, एक तो अष्टी और एक मुक्त या संयोजी इलेक्ट्रॉन।
अस्थि का क्या मतलब हुआ बताओ? अब तो आंसर आपके पास, नाभिक प्लस आंतरिक इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आंतरिक इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, जैसे लिथियम परमाणु क्रमांक कितना है? 3। ठीक है, यहां पर ये नाभिक मान लेते हैं, ये पहला कोष हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कोष हो गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बताओ ये तो क्या हुआ? मुक्त या संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो अंदर का भाग है ये क्या हो गया? अस्थि, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में कर्नल, KERNEL। ठीक है, यहां पर अब समझना ध्यान से, इसकी इस मॉडल के हिसाब से कैसे समझाया गया कि धातुओं में बंध पाया जाता है। पहले तो ये समझो, हर बंध का क्या मतलब है? आकर्षण बल। आयनिक बंध में आकर्षण बल कहां लगता है बताओ? प्लस और माइनस के बीच में। ध्यान से सुनना जो समझा रहा हूं। सहसंयोजी बंध में आकर्षण बल कहां लगेगा? जब आप अतिव्यापन करवाते हो तो इलेक्ट्रॉनों को मर्ज ही तो करवाते हो, कक्षकों को। वो जो मर्ज होने वाले या मिक्स होने वाले इलेक्ट्रॉन और दोनों साइड क्या है? नाभिक, इनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल। ठीक है, यहां पर तो हर जगह जहां भी आप बंध की बात करें वहां आकर्षण बल है। तो यहां धात्विक बंध में ये आकर्षण बल कैसे आएगा उसको समझना है। तो अब समझना ध्यान से कि ये जो अस्थि है ये तो इस पूरी स्ट्रक्चर बनाएगा। मान लो इस रूम के अंदर वही टेनिस बॉल बनना स्टार्ट करें हम और इसको पूरा पैक कर दें और ये ट्रांसपेरेंट हो, तो इसको बाहर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? हर टेनिस बॉल एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज हो दिखाई देगी या नहीं देगी? कोई गति होगी क्या? नहीं, मतलब ठोस अवस्था है। तो ये जो टेनिस बॉल है ये तो क्या हो गई? अस्थि। क्लियर हुआ क्या यहां पर? मतलब पूरी स्ट्रक्चर का निर्माण किसने किया? अस्थि ने। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन ये किसी एक अस्थि से संबंधित नहीं होते हैं, क्योंकि धातुओं के आईपी क्या होते हैं? कम। ये इलेक्ट्रॉन दुर्बलता से बंधा हुआ है, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के टाइम अगर इसके पास है तो अगले टाइम कहां चला जाएगा? अगली टेनिस बॉल पर। अगली टेनिस बॉल का मतलब अगली अस्थि के पास। नेक्स्ट टाइम कहां चला जाएगा? अगली अस्थि पर। ठीक है, पर तो आप इमेजिनेशन करो कि रूम वही किससे भरा हुआ? टेनिस बॉल से, और इलेक्ट्रॉन इसमें लगातार क्या कर रहे हैं? गति। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लिथियम के केस में एक परमाणु में फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। मैग्नीशियम के केस में कितना होगा? 2। एल्यूमिनियम के केस में कितने होंगे? 3। वो अलग अलग होंगे, पर ये इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहे हैं? इस पूरे सी में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल नाम क्यों दिया गया समझ रहे हो यहाँ पर? कि वो समुद्र का निर्माण तो किसने किया है? अस्थियों ने। और जो पानी है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, जो स्थिर नहीं है, लगातार क्या है? गतिशील। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यहाँ पर अब मैं वापस उसी मेन पॉइंट पे आता हूं कि आकर्षण बल किस किस के बीच में लगेगा? दोनों के बीच में। अस्थि और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल। पर ध्यान से समझना, यहाँ पर ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन चला गया है, लिथियम प्लस नहीं बन रहा है। यहाँ पर बात समझ रहे हो? यहाँ पर अभी भी इसके नाभिक के आकर्षण बल के प्रभाव में, पर नेक्स्ट टाइम कहां चला जाएगा? दूसरी अस्थि के नाभिक के आकर्षण बल के प्रभाव में। अगले टाइम कहां चला जाएगा? नेक्स्ट अस्थि के आकर्षण बल के प्रभाव में। तो यहाँ पर कोई आयनों का निर्माण नहीं हो रहा है, अभी भी सारे सारे परमाणु और उदासीन ही है। बात आ गई क्या सबके समझ में? बस ये चीज क्लियर, तो अपने आप ही ये धात्विक बंध समझ में आ गया हमारे। तो अब धात्विक बंध के सामर्थ्य पर क्या कर रहा है? ये निर्भर एमपी और बीपी, क्योंकि कणों के बीच में कौन सा बल लग रहा है? अरे जो परमाणु उनके आपस में जो बंधे हुए, किससे बंधे हुए? धात्विक बंध से। अब आंसर देना कि जो सामर्थ्य है वो आकार के सीधे समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती? परमाणु के आकार के सीधे समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आकार बढ़ाने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ाना, और जब भी दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल क्या होगा? कम। तो व्युत्क्रमानुपाती आकार, आकार या त्रिज्या, और लिख दो। नेक्स्ट, मुक्त या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सीधे समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? बोलते जाओ फटाफट। सीधे समानुपाती। अरे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो याद करो इस पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा, पर प्लस जो क्रिएट होगा वो +1 जैसा मान सकते हैं ना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो अस्थि पे +2 आ जाएगा, पर मैं अभी बोलूं कि चार्ज नहीं आता है। पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हटेंगे, इसका मतलब पीछे प्लस उतना ही ज्यादा आएगा, तो आकर्षण बल भी क्या ज्यादा लगेगा? तो क्या आएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब ये सारी रामायण समझ लो, थोड़ा बहुत और समझ लो, उसके बाद लिखने का काम स्टार्ट करना। धातुएं विद्युत की चालक होती है। अब इस मॉडल से समझा सकते हो क्या? बिल्कुल, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, लगातार क्या करेंगे? गति। ये उष्मा की क्या होती है? चालक। कैसे? एक साइड अगर आयरन को गर्म करूंगा तो दूसरी साइड भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एनर्जी लेके ट्रांसफर होंगे।
तो ऊष्मा सब जगह फैल जाएगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इस मॉडल से समझाते हैं। बात आई सबकी समझ में? अब एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एस ब्लॉक, अब आंसर देना। एस ब्लॉक में धातु है, धात्विक बंदी है, ठीक है। यहाँ पर तो वर्ग में नीचे जाने पर एमपी बीपी कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे। क्यों कम होंगे? आकार बढ़ेगा। वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करें तो बताओ किसका एमपीबीपी ज्यादा होगा एस ब्लॉक में? वर्ग 2 का। साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि वर्ग 1 में संयोजी इलेक्ट्रॉन केवल कितना है? 1, और वर्ग 2 में कितने हैं? 2। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखवाऊंगा, ये तो लिखवाने वाला भी नहीं हूं, पर अब आ जाते हैं। एस ब्लॉक की धातुएं बहुत सॉफ्ट होती है, आप इनको चाकू से भी क्या कर सकते हो? काट सकते हो। पर डी ब्लॉक की धातु भारी धातुएं, आयरन, कोबाल्ट, नामी भारी भारी है ना, मैंगनीज, निकल, कारण इनके एमपीबीपी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है एस ब्लॉक से? आंसर सामने ही है। आकार कम हो गया। दूसरा पॉइंट, मुक्त या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा आ गई। बहुत ज्यादा क्यों आ गई? समझना ध्यान से। क्या था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? n-1 d1 to 10 ns12। तो ns2 तो यही एस ब्लॉक में, और एस ब्लॉक में भी था। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन से आ गए? उपांत्य कोष के डी इलेक्ट्रॉन, जो बंद बनाने में क्या लेंगे? भाग। इस वजह से ये बहुत ज्यादा क्या होती है? भारी धातु। आगे के सारी रामायण समझ में? छापो तो ये अलग से लिखना भाई, ये वाला पार्ट। और थोड़ा जल्दी लिखो, टाइम मत लगाना लिखने में। ये दो फॉर्मूले समझ में आ जाने चाहिए लिखने के साथ साथ। दूसरी बात ये भी समझ में आना चाहिए, आगे के लिए भी याद रखना, क्या एमपीबीपी हमेशा सीधे समानुपाती भार होंगे? क्या नहीं। आगे समझ में? पर जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा ये हमेशा काम आएगा, क्योंकि आकर्षण बल अलग अलग होने पर हमारे कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग। अब ये बताओ कि इवनिंग में 1 घंटा लाइव क्लास ले सकता हूं क्या मैं? हैं? उसमें तो नहीं ना किसी को दिक्कत? 1-2 दिन में इसकी सीट मिल जाएगी। हालांकि तैयार है सीट में, पर मैं उसमें थोड़ा और बेटर करके निकाल दूं, ठीक है। पर और लिखने का काम ज्यादा नहीं है डी और ब्लॉक में, अभी बोल रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ ताकि समराइज फॉर्म में लिखने, समझो आपको इसके समरी नोट्स भी नहीं बनाने। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या बोलता हूँ मैं? समरी नोट्स। मैं खुद आपको ये समरी नोट्स बनवा रहा हूँ, और प्रॉपर नोट्स आपको अलग से मिल ही जाएंगे। और ये आपको खुद की समझ में आ जाएगा कि आपको प्रॉपर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप किससे पढ़ने वाले हो? इसी समरी नोट से, इस चैप्टर को। एक्स्ट्रा जब आपको पढ़ना होगा तो सीट आपके पास होगी, और एनसीईआरटी की बुक तो केवल एक बार देख लेना। आज जाके मैं आज के लिए मैं बोल भी रहा हूँ, कल जब आओगे तो जैसे मैंने परमाणु आकार करवा दिया ना, आज जितना हो जाएगा एनसीईआरटी से आप पढ़ के आना, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि बहुत टफ लैंग्वेज है। मतलब एनसीईआरटी की लैंग्वेज में जो सबसे टफ लैंग्वेज वाला टॉपिक है ना, वो डी और एफ ब्लॉक की है। तो ये आप पढ़ के आना एक बार। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि आपको लाइनें तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि यार समझा रहा हूं मैं चीजें, पर आपको खुद को आइडिया लग जाएगी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। यहाँ पर तो एनसीईआरटी तो बस एक बार अपने संतुष्टि के लिए पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर फिर उसको देखने की जरूरत नहीं है। बात आ गई क्या सबके समझ में? ठीक है। यहाँ पर तो जो सीट मिलेगी उसमें लैंग्वेज बहुत इजी कर दी यहाँ पर, वही देसी भाषा में। और यहाँ तो तुम्हारे मारवाड़ी में लिखवा रहा हूँ बिल्कुल। तो हम बहुत लो लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, ये समझो कि बिल्कुल नीचे जाके गर्त में। तो वो हाई लैंग्वेज देखना हो तो एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है। यहाँ पर और जमीन वाल पे की बात करें तो आपके पास लिखा हुआ ही, लिख लिया सबने यहाँ तक? अब आगे देखो, एक चीज और इसमें साथ के साथ लिख लेते हैं। जिंक का एमपी या बीपी बहुत कम होता है, लिखना कुछ नहीं है, सुन लो, क्योंकि एक फॉर्मूला मुझे और लिखवाता था, साथ ही याद रह जाएगा तो बेटर रहेगा। जिंक का मैंने क्या बोला? एमपी और बीपी बहुत कम होता है। कॉपर का लगभग 1000 के आसपास और जिंक का लगभग 400 के आसपास। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? जिंक का केवल कितना? 400 के आसपास। कॉपर का कितना? 1000 के आसपास। जिंक में बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3d10 4s2 कितने हुए? 12। बात आ रही क्या समझ यहाँ पर? फिर ऐसा क्या हुआ कि जिंक में भी हम यही तो बोल रहे हैं
कि डी ब्लॉक के एमपीबीपी बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि एस के अलावा डी इलेक्ट्रॉन भी किसमें भाग लेने, बंद बनाने में। एस के कंपैरिजन में डी ब्लॉक में एक्स्ट्रा मिल गए ना यहाँ पर। ऐसा क्या हुआ कि जिंक का एमपीबीपी इतना कम हो गया। आंसर में जो बोल रहा हूं उसी में है, बस आपको देखने वाली बात है। D10 अपने आप में एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हमेशा संख्या मैटर नहीं करती है। और इसके लिए हमेशा उत्कृष्ट गैस को आप याद कर लो। उत्कृष्ट गैस का विन्यास क्या होता है, NH2NP6, पर ये बंद ही नहीं बनाती क्योंकि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जिंक में संयोजी इलेक्ट्रॉन 12 मान लो, पर एक्चुअल में 12 होते ही नहीं, प्रैक्टिकली 12 नहीं होते, केवल कितने होते हैं, 2। इसके डी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं क्या जिंक के, नहीं। ये पता कैसे लग रहा है, जिंक केवल 2+ ही बनाता है। जिंक केवल क्या बनाता है, 2+। और इसका कारण समझ ही गए, पीछे क्या रह गया, 3s2 3p6 और 3d10। तो ये कौन सा विन्यास हुआ बताओ, इसका एक नाम है 18 इलेक्ट्रॉन का छद्म उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिख रहे हैं, यहाँ पर अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अगर डी इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में तो कोई मतलब नहीं है, आपको डी इलेक्ट्रॉन कैसे चाहिए, अयुग्मित। समझ रहे हो ना इस बात को, मैं आगे सब लिखवाने वाला हूं, पर अभी से रिलेट कर लो कि जिंक में तो 10 डी इलेक्ट्रॉन थे सबसे ज्यादा, पर फिर भी इतना कम क्यों हुआ, क्योंकि वो युग्मित है, इसलिए बंद बनाने में भाग नहीं लेंगे, प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम। क्लियर सबके। चलिए अब लिखो, इसमें एक दो चीजें मैं लिखवाता हूं, फिर आते हैं यहाँ पर। वो पहले तो एस ब्लॉक से कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन लिखो, एस ब्लॉक धातु में, क्वेश्चन लिखो और आगे लिखो मृदु धातु या सॉफ्ट मेटल्स। एस ब्लॉक धातुओं, ब्रैकेट में कर देना, सॉफ्ट मेटल्स की तुलना में डी ब्लॉक धातुओं, इवन इनका नाम भी वही है, हार्ड मेटल्स, डी ब्लॉक धातुओं के एमपीबीपी अत्यधिक होते हैं, ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा अत्यधिक होते हैं, क्यों, बोलो भाई आंसर, बोलो भाई। आंसर तो अभी दिया था ना, एक तो आकार में क्या हो जाती है, कमी, और दूसरा बाह्यतम कोश के एस इलेक्ट्रॉनों के अलावा, बोलो आगे, उपांत्य कोश के डी इलेक्ट्रॉन्स भी बंद बनाने में भाग लेते हैं। क्लियर है सबके। आकार छोटा हो गया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ गए, जिनको हम बोलते हैं वही हेवी मेटल्स, हार्ड मेटल्स, और उधर सॉफ्ट मेटल्स नेम दिए हुए हैं। चले आगे, चलो देखो नेक्स्ट लिखो। अब आते हैं आवर्त में क्या होगा, वही 3D सीरीज। एक काम करो, एक लाइन में नहीं है तो आप जैसे स्केल नियम नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो। क्या वेरिएशन दिखाई दे रहा, लैंग्वेज अपने आप तैयार करना कि प्रारंभ में मध्य तत्व तक तो एमपी और बीपी पढ़ेंगे, और बाद में क्या लिख रहा हूं मैं, कमी। कारण बताओ इसका, आप जल्दी से
आंसर आपके पास ये रहा, 2 पेज पीछे। देखो ध्यान से, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी तो बढ़ेगी। आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो? कोई 5 डब्बे बनाओगे ना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5। मध्य तत्व के बाद क्या होने लगेगा बताओ? डी इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन। ये कम क्यों हो रहा है? उसी का कारण लिख रहे हैं। एक तो डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने लगेगा, और एक आईपी में आगे आपकी आने वाला, आईपी में क्या होगी? वृद्धि। आईपी बढ़ने का मतलब समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पे नाभिक के आकर्षण बल क्या लगेगा? ज्यादा। तो बंध निर्माण में भाग लेने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम। और आसानी से फ्री नहीं होंगे ना। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही बंध क्यों बनाते हैं? क्योंकि नाभिक के आकर्षण बल कम लगता है। आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग क्यों नहीं लेते? क्योंकि नाभिक के आकर्षण बल इतना ज्यादा लगता है कि वो फ्री हो ही नहीं पाते। तो वेरिएशन समझ में आ गया कि मध्य तत्व तक डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, इसलिए एमपीबीपी भी बढ़ेगा और बाद में क्या आ जाएगी? कमी। कठोरता के लिए भी यही वेरिएशन आएगा क्या बताओ? तो सीधी सी बात है, कठोरता सीधे समानुपाती क्या होगा बोलो? धात्विक बंध का सामर्थ्य। बोलो जल्दी से। इसका मतलब सेम वेरिएशन या अलग वेरिएशन? मध्य तत्व तक तो वृद्धि और बाद में कमी। तो केवल इतना लिख देना, आवर्तिता। ये शब्द याद है ना? आवर्तिता का मतलब क्या होता है? वर्ग या आवर्त में जाने पर जो परिवर्तन आ रहा है। आवर्तिता एमपीबीपी के समान, क्योंकि जब दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हो गए तो सेम आना ही। आवर्तिता एमपीबीपी के समान। मैं वैल्यूज लिखवा देता हूं, देखो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। कॉपर के लिए 1083 एमपी का मानी, और इसका एमपी है 420। बीपी इसका 2500, हालांकि उसके जल्दी 2570 और 907। तो अंतर देख रहे हो ना यहाँ पर? देख लिया सबने? मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं इसमें। देखो फर्स्ट, जिंक, कैडमियम व एचजी के एमपीबीपी अत्यधिक कम होते हैं क्यों? आंसर आपके पास है वैसे तो। जिंक, कैडमियम व एचजी के एमपी व बीपी अत्यधिक कम होते हैं क्यों? बोलो आंसर। स्थाई डिटेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण। स्थाई डिटेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण। वायर की बदबू आ रही क्या? इसी में कहीं दिख रहा है क्या? देखो, आग दिखाई दे रही हो?
हाँ लिख लिया क्या? देखो इसमें स्थाई, ये तो लिख लिया होगा। लिखो आगे, इनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। इनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अतः डी इलेक्ट्रॉन्स के बंध निर्माण में भाग लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः डी इलेक्ट्रॉन्स के बंध निर्माण में भाग लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्लियर है क्या सबके? एक क्वेश्चन और लिखो, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम के गलनांक अव्यवहारिक रूप से अत्यधिक कम होते हैं, क्यों? कम होते हैं क्यों? अब सुना ध्यान से, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा भाई, क्योंकि हम तो यहां क्या लिख रहे हैं, मध्य तत्व तक अधिकतम, और अधिकतम का कारण भी समझ में आता है D5। उसके बाद तो युग्मन स्टार्ट कर दोगे ना, 5 के बाद तो 6, ठीक है यहाँ पर। तो क्या आंसर है इसका? हालांकि आंसर भी जो बोल रहा हूं उसी में, D5 अपने आप में क्या है, स्थाई, और स्थाई आते में बार बार होगी, नोबल गैस पहुंच जाओगे, डाउट आता तो नोबल गैस तो बंद नहीं बनाती। तो D5 में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन तो होंगे, और D5 अपने आप में भी क्या है, स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका कोई रीजन बताया गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बढ़ाया था, एक तो सममिति और एक विनिमय ऊर्जा, ये 2 रीजन बताए थे यहाँ पर कि क्यों ये अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायी होते हैं। तो लिखो इसका आंसर, इन तत्वों में D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण 5 अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन तत्वों में D5, आगे क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण 5 अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 5 अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, फिर भी MP कम होता है, फिर भी गलनांक कम होता है। बोलो कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि आंसर तो आपके पास ही है ना, बोलो, D5 स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि D5 स्थाई इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित हो गया नहीं, D5 अर्धपूरित स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे लिख देना, D5 अर्धपूरित स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे डी इलेक्ट्रॉन्स के बंध निर्माण में भाग लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जिससे डी इलेक्ट्रॉन्स के बंध निर्माण में भाग लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। भाग लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। चलें आगे, बोल बेटा। हाँ, तीनों के लिए होगा ना? अच्छा, बीपी के लिए भी वैल्यू अपेक्षाकृत कम हो जाएगी, एमपी में ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर बीपी भी वैल्यूज अगर मैं, तुम लोग देख लेना, वैसे एनसीईआरटी में वैल्यूज दी गई तो वहां भी देख लेना, वरना सीट तो मैं दे ही रहा हूँ, वहां देखोगे तो आपको पता लग जाएगा आसपास वालों से मैंगनीज का क्या दिखाई दे रहा है, कम। चलिए अब आ जाओ, ये तो आवर्त की बात हो गई। अब लिखो वर्ग। बताओ वर्ग में नीचे जाने पर एमपीवीपी बढ़ेंगे घटेंगे, नियत होगा क्या होगा?
एस ब्लॉक में क्या होती है? कमी, ये तो एन फैमिली में बताया था। और डी ब्लॉक में क्या होगी? वृद्धि। बताओ एमपीपीपी क्यों बढ़ेंगे? आकार तो बढ़ता है भाई, 3D से 4D जाने पर तो बढ़ रहा है ना आकार। अगर आकार से आंसर दोगे तो गड़बड़ मामला नहीं मिलेगा। एस ब्लॉक में आपने क्या बोला था अभी? एस ब्लॉक में कमी होती है क्योंकि आकार बढ़ता है। 3D से 4D तो कम होने चाहिए थे ना। चलो मान ला 4D और 5D में तो आकार बराबर है, पर यहां लगातार बढ़ेंगे, कंटिन्यूस बढ़ेंगे। इसका कारण क्या है हम जानते हैं। डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की दुर्बल परिरक्षण क्षमता, जिससे बोलो आगे Z प्रभावी बढ़ जाएगा। और याद करो Z प्रभावी क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आकर्षण बल ही तो है। और ये बहुत जगह पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? 4D और 5D में युग्मन हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल, ये कारण लिखवाया था। तो यहां पर इस वजह से आकार से आंसर नहीं दे सकते हम। आंसर किससे देंगे? डी और एफ इलेक्ट्रॉनों की दुर्बल परिरक्षण क्षमता के कारण। एक और शब्द जो यहां पर आया हुआ है, कणन एंथैल्पी, जिसको और समझाना एनसीईआरटी में दिया हुआ ये नाम, डेल्टा एच ए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, परमाण्विकरण। एनसीईआरटी में कणन नाम दिया हुआ इसी को। मैं सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं, ठीक है, और फिर देखेंगे एमपीबीपी से इसका क्या संबंध है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो आप थर्मोकेमिस्ट्री को याद करो। हर प्रक्रम के लिए पहले तो बताओ एंथैल्पी होती क्या है? बहुत छोटी छोटी चीजें, पर हम क्या कि बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाते हैं और जमीन दिखती नहीं है हमें। एंथैल्पी क्या होती है? नहीं पता? बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज, उष्मा गतिकी से। हाँ, एक तो मास हटा के मैंने पहले वो बात किया करो तुम लोग। नहीं पता एंथैल्पी? कितने स्टूडेंट्स को पता है एंथैल्पी क्या है? मास हटा के क्या परिवर्तन? धन में, आयु में, किस में परिवर्तन? परिवर्तन में मौसम में परिवर्तन। परिवर्तन का क्या मतलब रवि है? हाँ हाँ, ऊर्जा। ये तो मैंने लिखवाया हुआ है खुद, पीटी में बता दिया था अगर याद आ रहा हो तो। एंथैल्पी का क्या मतलब होता है? किसी भी प्रक्रम के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा, मतलब हीट। हालांकि अब तुम लोगों से उम्मीद तो कमी है कि तुम लोग, मैंने 11th में बता दिया था ये जब पीटी बढ़ा रहा था शुरुआत में, क्योंकि उस समय तक आपने उष्मा गतिकी नहीं पढ़ा था। अब तो बढ़ चुके हो, अब तो एंथैल्पी को जानते हो क्या होता है क्या नहीं होता, पर मुझे दिख नहीं ना मामला। अब कोई बताएगा क्या एंथैल्पी क्या होती है? अरे उष्मा गतिकी से समझा दो, ये तो मैंने देसी बात हमें समझा दिया है। एंथैल्पी क्या थी बोलो? क्योंकि जो भी हम प्रोसेस करते हैं प्रेशर क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट। तो नियत दाब पर जो आपके पास हीट है उसी का नाम क्या होता है? एंथैल्पी। कोई मतलब नहीं। उष्मा गतिकी को पूरा निगल ही गए क्या तुम लोग? हैं पचा के निकाल भी चुके हो बाहर। अरे 11th में 2 जगह पढ़ा है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। एक ही जगह नहीं, चैप्टर 2 जगह है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको कंपटीशन की तैयारी करनी है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ पर उसको ढंग से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर ये फिजिकल का। अभी तो देखो यहाँ काम चलाने के लिए देसी भाषा ही ठीक है। अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा। मैंने बोला था कि उष्मा गतिकी में आपने अलग अलग एंथैल्पी नहीं पढ़ी थी क्या? दहन की एंथैल्पी, उदासीनीकरण की एंथैल्पी, मतलब जो प्रक्रम है उसका नाम आ जाएगा और एंथैल्पी हो जाएगी। क्लियर है क्या सबके? अब आते हैं कि परमाणुीकरण की एंथैल्पी का क्या मतलब है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना।
इसको मैं धातुओं के संदर्भ में बताता हूं। जैसे मेरे पास ये समझो लोहे का टुकड़ा है और ये 56 ग्राम है। 56 ग्राम का मतलब 1 मोल। क्लियर है क्या यहां पर? अब इस लोहे के टुकड़े में परमाणु ही है ना, पर ये किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में तो एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज हो रहे हैं। अब इसको परमाणविक अवस्था में लाने का क्या मतलब है? इसको इसी को समझाना है। परमाणविक अवस्था में लाने का मतलब परमाणु तो पहले ही है, पर परमाणविक अवस्था का मतलब कि इतनी दूर दूर हो कि इनके बीच में कोई आकर्षण बल रहे नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? इस लोहे के टुकड़े के साथ गलाना पड़ेगा, ठोस से द्रव में आ जाए और द्रव से कहा चला जाए? वाष्प प्रावस्था में। क्योंकि वाष्प प्रावस्था में परमाणु एक दूसरे से इतने दूर दूर हो जाएंगे कि इनके बीच में आकर्षण बल क्या मानते हैं? नगण्य। केटीजी पढ़ चुके हो? मान लेता हूं थोड़ा बहुत तो, ठीक है। यहाँ पर वहां पढ़ा था ना कि कणों के बीच में गैस अवस्था में आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य। हालांकि फिर हम आइडियल गैस से कहा जाते हैं रियल गैस के बिहेवियर पर, और वन टू ऑल फोर्स वहीं से इंट्रोड्यूस हुए थे। क्लियर है क्या सबके? आगे बात समझ में? ठीक है। यहाँ पर तो अब दोबारा आ जाते हैं। तो इसको अगर परिभाषित करना तो ध्यान से समझना, 1 मोल ठोस लोहे के अंदर भी परमाणु है, पर ये फ्री नहीं है। इनके बीच में क्या है? आकर्षण बल। परमाणविक अवस्था का क्या मतलब है? कि पदार्थ के परमाणुओं को इतनी दूरी पर लाना है कि उनके बीच में आकर्षण बल क्या हो? नगण्य हो। तो आप मुझे समझा सकते हो कि एक्चुअल में जो कणन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? mp प्लस vp। यही हुआ क्या? क्या मीनिंग हुआ इसका? mp प्लस vp। क्योंकि mp का मतलब क्या हुआ? ठोस से द्रव, और vp का मतलब द्रव से वाष्प प्रावस्था। लिख लो। तो कणन एंथैल्पी कुछ भी अलग सा नहीं है, ये तो अभी पढ़ी रहे ना मैं, एमपी और बीपी। मुझे बस रिलेट करना था और इसको मैं डिफाइन करवा देता हूं। कणन एंथैल्पी की परिभाषा, हाँ, उष्मा गति की अगर याद हो तो हमेशा पदार्थ की मात्रा कितनी ली जाती है? 1 मोल। तो लिखो 1 मोल ठोस पदार्थ को परमाणविक अवस्था में रूपांतरित करने के लिए, और ये परमाणविक अवस्था समझ गए ना कि परमाणु अवस्था में आ जाए और परमाणु एक दूसरे से इतनी दूरी पर हो कि उनके बीच में कोई आकर्षण बल ना हो। 1 मोल ठोस पदार्थ को परमाणविक अवस्था में लाने के लिए, या सॉरी क्या लिखवाया था? रूपांतरित करने की बात है। रूपांतरित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा डेल्टा एच ए सिंबल के रूप में लिख सकते हो। डेल्टा एच ए परमाणुकरण की एंथैल्पी, नाम अलग कणन एंथैल्पी कहलाती है। तो अब ये जो डायग्राम आपने बनाया था, इसमें अगर जगह हो तो लिख सकते हो डेल्टा एच ए में भी यही चेंज है ना? अरे एमपी बीपी के बराबर ही तो हुआ, एमपी प्लस बीपी हो गया। तो सेम वेरिएशन आएगा, लगाएगा, यही आएगा, आगे भी यही आएगा। ऐसे लिख दो बस, अगर जगह हो तो। क्या लिखवाया था? डेल्टा ए एच। ए आता ना, एक किसके लिए आता है? प्रोसेस के लिए, परमाणुकरण या एटोमाइजेशन के लिए। तो इसके लिए मुझे कुछ अलग नहीं लिखवाना था, आपको केवल इतना बताना था कि है क्या चीज ये। एनसीईआरटी में अलग से एक पैरा दिया हुआ है इसके लिए, और आपको केवल इतना ही याद रखना है कि ये किसके बराबर है? एमपी प्लस बीपी के। क्लियर है सबके? वर्ग में नीचे जाने पर दिख ही गया होगा, ये हम बात कर ही चुके हैं। एक लाइन और लिख लो। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गलनांक टंगस्टन का होता है। सर्वाधिक गलनांक टंगस्टन, सिंबल क्या होगा? W। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गलनांक टंगस्टन का होता है। अगला गुणधर्म बोलो भाई। अगला गुणधर्म नंबर कौन सा है? 4th। आईपी या आईई पता तो नहीं, ये भी नहीं पता। परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। आवर्त में क्या चेंज होगा बताओ? वही तरीका वही है, 3D सीरीज लिखो। एक लाइन में नहीं आती तो स्कैंडियम इधर से लिखना स्टार्ट कर देना, बिल्कुल दाएं से। फील्डिंग कॉली ने कप जीता। बताओ भी आंसर। आईपी कम ज्यादा नियत क्या होगा? बोलो।
आईपी में क्या होगी, पर वही धीरे धीरे। मैं जब ये लिखवा रहा हूं धीरे धीरे, इसकी तुलना किससे कर रहे हैं हम, एस और पी ब्लॉक की तुलना। क्योंकि आकार में भी तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, तो आईपी में भी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। आईपी धीरे धीरे क्यों बढ़ेगा, एक ही बार बार लाइन लिख रहा हूं, डी इलेक्ट्रॉन्स की दुर्बल परिरक्षण क्षमता, जिससे Z प्रभावी बढ़ेगा। आईपी बढ़ेगा तो एक चीज और बताओ, रासायनिक क्रियाशीलता घटेगी या बढ़ेगी, तो ध्यान से सुनना, धातुओं में होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। याद है क्या, धातु का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। आईपी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या करेगा, त्याग। आईपी ज्यादा होगा तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, याद है नहीं लाइन। तो क्रियाशीलता में क्या है कि बोलो, कमी। क्लियर था क्या। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये पीटी में भी किया था हमने इसी डायग्राम बनाने के बाद। कॉपर और जिंक, आई का मतलब फर्स्ट आई होता ही है, दोनों आंसर देने। इसी के बाद मैं एक लाइन लिखवाने वाला हूं, बस उसी लाइन से यहां पर आईपी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वो लाइन जानते, ऐसा नहीं कि कोई नई लाइन है। आईपी किसका ज्यादा होगा, कॉपर और जिंक में, तो आईपी या आईई दिया गया, इसका मतलब फर्स्ट आईपी। और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है सेकंड आईपी के लिए। बोलो फर्स्ट किसका ज्यादा होगा, कॉपर का या जिंक का। जबकि आकार बढ़ता है, याद करो, कॉपर से जिंक में हम जाते हैं तो आकार बढ़ाया था ना हमने, आईपी तो कम होना चाहिए, फिर ज्यादा क्यों बता रहे हो। 3d10 4s2, यहां पर 3d10 4s1। सेकेंड आईपी किसका ज्यादा होगा, यहां कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब 3d10 हो गया और यहां पर 3d10 4s1। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट दो लाइनें लिखवा रहा हूं, जिससे आईपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और दोनों ही लाइनें जानते हो पहले से। अब दो लाइन कौन कौन सी है, अगर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा या मुश्किल से, बोलते जाओ, मुश्किल से, तो आईपी का मान कम मिलेगा या ज्यादा, ज्यादा। दूसरी लाइन, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होने से स्थायी विन्यास प्राप्त हो रहा हो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या मुश्किल से होगा, आसानी से। स्थायित्व चाहिए, और आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो आईपी का मान क्या होगा, अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, कम। तो यहां पर दोनों ही केस लग रहे हैं। यहां पर यहां कम क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या प्राप्त हो रहा है, स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो आईपी का मान क्या मिलेगा, ज्यादा। क्लियर है क्या सबके। तो ये दो लाइनें लिख लो, क्योंकि यहां पर जो भी आईपी के क्वेश्चन है बस इन्हीं दो लाइनों से सॉल्व होने हैं। लिखें, लिखो नॉट फर्स्ट, 1000 का नोट निकाल लेना। इसलिए तो बोल रहा हूं, लिखो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कौन से, ये तो बताना है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित। लिख लेना पता नहीं हो तो। स्थायी का मतलब कौन कौन सा है, स्थायी का मतलब आते हैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित आते हैं, आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए। इसमें S1 आएगा नहीं आएगा, आधे भरे हुए में नहीं आएगा, क्योंकि S में कक्षा केवल कितना होता है, एक। तो अर्ध भरे में कौन कौन आते हैं, चलो ऐसे वर्बली बता दो, P3, D5 और F7। पूर्ण पूरित में बताओ, S2, S वहां आ जाएगा, P6, D10, F14। तो देखो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कठिनता से होता है, इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कठिनता से होता है।
कठिनता से होता है। अतः बोलो आईपी का मान अपेक्षित मान से अधिक प्राप्त होता है। अतः आईपी का मान अपेक्षित मान से अधिक प्राप्त होता है। सेकंड नोट, मैं बोल रहा हूं ये रटने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखवा रहा हूं, पता है तुम लोगों को। यदि किसी तत्व के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक होने के बाद, यदि किसी तत्व के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक होने के बाद, यदि किसी तत्व के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक होने के बाद स्थायी ईसी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बोल भी तो ईसी लिखा करो इसको, के बाद स्थायी ईसी प्राप्त होता हो, स्थायी ईसी लिख लिया, तो इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण, बोलो क्या लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण आसानी से होता है, क्योंकि वो स्थायी विन्यास प्राप्त कर रहा है उसको हटाने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण आसानी से होता है। अतः आईपी का मान, अब आपके पास लाइन है क्या लिखना है, आईपी का मान बोलो अपेक्षित मान से कम प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन लिखते जाओ, इनको सॉल्व करके लाना। क्रोमियम का आईपी, क्रोमियम व कॉपर का आईपी अपेक्षाकृत कम होता है क्यों? दो दो या तीन लाइन छोड़ते जाना। क्रोमियम व कॉपर का आईपी अपेक्षाकृत कम होता है क्यों? सेकंड क्वेश्चन, क्रोमियम व कॉपर का सेकंड आईपी अपेक्षाकृत अधिक होता है क्यों? क्रोमियम व कॉपर का सेकंड आईपी अपेक्षाकृत अधिक होता है क्यों? आगे लिखो, मैंगनीज के, तीन लाइन छोड़ लो, हाँ, Mn का तृतीय आईपी अपेक्षाकृत अधिक होता है क्यों? Mn का तृतीय आईपी अपेक्षाकृत अधिक होता है क्यों? नेक्स्ट, मैं कितने ही क्वेश्चन बना सकता हूं, सबके आंसर वही है जो भी आपने लिखा। Fe का तृतीय आईपी अपेक्षाकृत कम होता है क्यों? Fe का तृतीय आईपी अपेक्षाकृत कम होता है क्यों? क्लियर है सबके? चलिए आज तो नहीं, आज मैं प्लानिंग कर लेता हूं, कल से 1 घंटे, ठीक है, बट टाइमिंग में आपसे पूछ के बता दूंगा। मैं आवाज तो आ रही ना?